अच्छा भाई, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सबसे पहली बात ये कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किस किस डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। देखो बेटा, दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं आपके पास। एक होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और दो ही तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस पे ये काम करते हैं। यानी कि मैं अगर डिस्क्रीट की बात करता हूँ तो डिस्क्रीट आपको मालूम है कि डिस्क्रीट का मतलब ये है स्पेसिफिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे पास बायनोमियल। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है ज्योमेट्रिक। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है पॉइजन। ये दोनों की दोनों S1 में है और ये वाली आपके पास S2 में। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है, वो काम करता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है, दैट इज एग्जैक्टली नॉर्मल। ठीक है, तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसके साथ काम करती है, नॉर्मल के साथ। और इसमें अगली चीज क्या है कि आगे आप कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। देखो बेटा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर होता ही है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट द रैंडम नंबर्स। आप रैंडम नंबर्स की बात करते हैं और रैंडम नंबर्स की बात करके आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, जिसमें आपके पास मीन होता है और वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक ही अजम्पशन होगी, चाहे कोई भी प्रोबेबिलिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अजम्पशन उसकी एक ही होगी। जब आप मीन को कैलकुलेट करेंगे तो मीन यानी कि वो कहलाता है एक्सपेक्टेड एक्स, क्योंकि ये बेसिकली जो होता है ये प्रोबेबिलिटीज का मीन होता है। पहले आपने जब सॉल्यूशन किया था, जब जहाँ यहाँ जो आपने पढ़ा था, मैं उसके हिसाब से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आपने पॉपुलेशन पढ़ी है और पॉपुलेशन के अंदर मीन को आप कहते हैं एक्स बार। ठीक है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आप लगाते हैं सिग्मा एक्स ओवर एन। सही। इसी तरीके से जब आप प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीज में आपको DRV यूज करना पड़ता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, टू कैलकुलेट द मीन। तो अगर आप उस केस में मीन कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड एक्स। और इस एक्सपेक्टेड एक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है सिग्मा एक्स डॉट पी ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करते हैं तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है वो आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन पे होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक आसान सा जो आप फॉलो करते हैं। लेकिन जब DRV की बात करते हैं और आप प्रोबेबिलिटीज के थ्रू आप निकालने वाले वेरिएंस, तो उस वक्त जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का PAR of x, it will be equal to expected x square minus expected x पे होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सपेक्टेड एक्स इसमें नया आया है, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये ऐसे कैलकुलेट होगा भाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। सही। अच्छा, अब इसके बाद जब मैं वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस के बाद अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप इसी आंसर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि भाई ये कब कब कैलकुलेट होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चे, ये कब कब कैलकुलेट होगा? ये जब जब कैलकुलेट होगा, जब जब आपसे पूछा जाएगा, एक पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसकी कैलकुलेशन के अंदर आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ बाइनोमियल में ही दी जाए। ठीक है, ये एक अहम बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आप सोच रहे हैं कि यार आपके पास हमेशा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आने वाली है, तो बेटा ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है बाइनोमियल के साथ ही कैलकुलेट हो रही हो।
हो सकता है प्रोबेबिलिटी सिंपल वे में भी कैलकुलेट होके आ जाए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंगल प्रोबेबिलिटी निकली हुई है और उसके साथ रिलेटेड उससे आपसे एक्सपेक्टेड एक्स को पूछ रहे हो। तो ये वाली अजम्पशन आपने याद रखनी है, सही है। चलें, अब मैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस को पिक कर लेता हूँ और हम एक साथ चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो खेल है वो उसके क्वेश्चंस के साथ है। इसमें कोई केसेस वेसेस नहीं है, मतलब इसमें एग्जैक्टली अपने आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट क्या है, बस फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके पेपर में तो अच्छी खासी जगह है, तो अगर देखो मैं ज़रा शायद नोट्स में डाउनलोड किया था इसको। हाँ, अच्छा जी। अब आपके पास ये पहला सवाल उसने दिया हुआ है और इस पहले सवाल में वो आपसे पूछ रहा है क्या फेयर स्पिनर हैज एजेस नंबर 0122। एक फेयर स्पिनर है जिसकी एजेस दी हुई है आपको 0122, और इसमें आपसे वो ये कह रहा है कि अनदर फेयर स्पिनर हैज एन एजेस ऑफ -1 0 एंड 1। ईच स्पिनर इज स्पिन द नंबर ऑन द एज on which the spinner comes to rest is noted. The random variable x is the sum of the numbers of the two spinners। अच्छा, अब सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल x बनाना होगा और उसने फिर पूछा है आपसे ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। x बेसिकली दोनों फेसेस का जो है वो आपके पास एक सम है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर सम की बात करें तो प्रोबेबिलिटीज की कैटेगरी है और सम के लिए मुझे एक पॉसिबिलिटी टेबल बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम पॉसिबिलिटी डायग्राम। ये आपने ओ लेवल्स प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ी हुई है। दो फेसेस अगर दो डाइस होते हैं तो उन दो डाइसेस की सम के लिए जब डायग्राम बनती है। अब ये स्पिनर है, इसमें स्पिनर आ गया तो स्पिनर के सम के लिए डायग्राम बनेगी। वन टू एंड टू, ठीक है। इसी तरीके से -1 0 +1, ठीक है भाई। अब मैं इसका सम कैलकुलेट करूंगा। जब मैं इसका सम कैलकुलेट करूंगा तो -1 और 0 का सम जो है वो हो जाएगा -1, और -1 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 0, 1 + 0 1 हो जाएगा, और 2 + 0 जो है वो 2 हो जाएगा। 2 + 0 फिर 2 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। अब ये जो मैंने ब्लू से लिखे हैं ये एग्जैक्टली पॉसिबल सम्स हैं हमारे, ठीक है। अब इस पॉसिबल सम्स के लिए मैं अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। कैसे बनेगी बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। देखिए, अब जो चीज़ आप बनाएंगे वो बनाएंगे आप अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये आप जानते हैं बात, कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए पूरी अजम्पशन एक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उसने मुझे कहा था कि मैं डायरेक्टली जो है ना वो कर दूँ, ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स, मतलब एक्स के लिए डायरेक्टली टेबल बना दूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अब वो मुश्किल क्यों था और मैं डायरेक्टली क्यों नहीं गया ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मेरे पास x जो है ना ये वो वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबली सम हो सकता है।
क्योंकि जब तक मैं पूरा चार्ट नहीं बनाता मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता था कि सम क्या क्या हो सकता है। तो मैंने उसके लिए चार्ट बनाया ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो जाए और मुझे पता चल जाए कि चार्ट किस तरह है और उसमें क्या क्या वैल्यूज है। अब x यानी कि पॉसिबल सम्स, तो सबसे छोटा पॉसिबल सम अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास है -1, ठीक है। उससे बड़ा जो है वो है 0, फिर उससे बड़ा जो है वो है 1, उससे बड़ा जो है वो है 2 और उससे बड़ा जो है वो है 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटे, अब आप यहाँ पे इन सब की तमाम की प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। तो जब आप इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे और वो प्रोबेबिलिटीज कहीं और से नहीं लिखी जाएंगी, इस चार्ट वैल्यू से ही लिखी जाएंगी जो सामने आपको नजर आ रहा है। यानी कि अब आप इसमें देखें टोटल कि -1 कितनी दफ़ा आ सकता है भाई, एक दफ़ा आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1/12, सही है। इसलिए 0 कितनी दफ़ा आ सकता है यार, 2 दफ़ा आ सकता है, 2/12। 1 कितनी दफ़ा आ सकता है, 4 टाइम्स आ सकता है, 4/12। 2 कितने टाइम आ सकता है, 3/12। और 3 कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 2/12, सही। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वेरिएंस एक्स, एक्स का वेरिएंस कैलकुलेट करो। अच्छा, वेरिएंस कैलकुलेट करना है अगर, तो मुझे बताया कि यार वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास एग्जैक्टली फॉर्मूला है वो है एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स पे होल स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल रहा हूँ। तो पॉपुलेशन को तो निकालने उसने मुझे बोला नहीं है। VARX का मतलब यही है कि वो इसकी बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब मैं उसके लिए दो कॉलम्स और बनाऊंगा जो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, दो कॉलम्स की। पहला कॉलम जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनना चाहिए मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए मेरे पास एक्स डॉट पी एक्स का। और दूसरा कॉलम जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बनना चाहिए वो बनना चाहिए कौन सा, एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स का, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब मैं x को पी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वापस 4/12 और ये हो जाएगा मेरे पास 6/12 और ये हो जाएगा मेरे पास 6/12। ये मेरे पास x डॉट पी एक्स आ गया, सही है। फिर एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये होगा आपके पास कि आप उसका स्क्वायर लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू का, और उसके साथ पी एक्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप एक्स की वैल्यू को स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 1/12, 0, और ये आपके पास हो जाएगा 4/12 और 2 का स्क्वायर 4 3 से हो जाएगा 12/12 और 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18/12। ठीक है जनाब, ये हो गया एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स। अब जब आप इस कॉलम का सम करेंगे, ये वाला और ये वाला, तो बेटे ये जो है आपके पास ये एग्जैक्टली कहलाएगा, इस तरफ से जो निकलेगा सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स, सही है, जो कि एग्जैक्टली आपके पास एक्सपेक्टेड एक्स के बराबर होता है। तो अब पहले हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड एक्स वाली, जो कि बराबर होगी क्या, सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स की। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर को, जो कि बराबर होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स के। जब मैं इसको ऐड अप करूंगा तो 6 6 हो जाएगा 12, 12 4 हो जाएगा 16, 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 15/2। सेम उसी तरीके से 18 और 12 जो है आपके पास 30 हो जाएगा, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 1 35/12, सही है। तो जब आप एक्सपेक्टेड एक्स की बात करेंगे तो इस वक्त होगा 15/12, और एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर की बात करेंगे ये हो जाएगा 35/12। तो जब आप वेरिएंस में जाएंगे तो आपके पास है 35/12 माइनस 15/12 के ऊपर है स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं अपना कैलकुलेटर, ओके इतना ज़्यादा चैंपियन नहीं हूँ मैं भाई। 35/12 is 2.917 minus 15/12 is this, and square of that one, oops, 15/12 and square of that
1.5625 1.3545 इट इज एग्जैक्टली वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई मसला किसी को? अगर है तो बता सकता है, पूछ सकता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अलग कैटेगरी दी है आपके पास। अ बैग कंटेन 5 येलो एंड 4 ग्रीन बॉल्स। There 3 marbles are selected at random from the bag without replacement. The random variable x is the number of yellow marbles selected. अच्छा, ये जो आपके पास दिया हुआ है the random variable x is the number of yellow marbles selected. x जो है वो येलो मार्बल जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका है। ड्रॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x। चलो अब इसको बना के देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका किस तरह से बन रहा है हमारे पास। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल x, एक रैंडम वेरिएबल है। 3 मार्बल आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 मार्बल आप सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अजम्पशन क्या बन सकती है आपके पास? अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं तो दो कैटेगरीज का मार्बल था आपके पास। अगर मैं सिंपली देखूं इसको तो एक था येलो में और दूसरा किस में था? ग्रीन में। फिर दूसरा मार्बल येलो में और ग्रीन में, फिर अगेन येलो में और ग्रीन में, येलो एंड देन ग्रीन, 1 2 3 4, येलो और ग्रीन, ठीक है भाई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने प्रोबेबिलिटी डायग्राम एक बना ली। अब इस प्रोबेबिलिटी डायग्राम के अंदर मेरे जो आउटकम्स हैं वो ये वाला जो है वो येलो येलो और येलो होगा, ये वाला होगा येलो येलो और ग्रीन, ये वाला होगा येलो ग्रीन और येलो, ये वाला होगा येलो ग्रीन और ग्रीन, और ये वाला होगा ग्रीन येलो येलो, ग्रीन येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन येलो और ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। अब मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करता जाऊंगा और यहाँ पर लिखता जाऊंगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है, कैसे? देखिए, रैंडम वेरिएबल है आपके पास x, और रैंडम वेरिएबल x जो है ये एग्जैक्टली क्वांटिटी जो सिलेक्ट होगी येलो की उसके हिसाब से, ठीक है, जो क्वांटिटी सिलेक्ट होगी। अब जैसे मैं अब बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कि इस केस में यहाँ पे कोई भी येलो नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिखा येलो इज 0 कि कोई येलो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर येलो मोस्ट प्रोबेबली एक हो सकता है, तो एक, फिर हो सकता है कि 2 येलो सिलेक्ट हो जाए, 2, फिर हो सकता है कि 3 येलो सिलेक्ट हो जाए, 3, यानी कि इनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अब उसके साथ है मुझे उसकी बनानी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए अब अजम्पशंस मैं यहीं पे लिख दूंगा ताकि आपको बाद में जब आप सॉल्यूशन को देखें तो आपको भी समझ में आए कि हुआ क्या था। देखो बेटा, जीरो का मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो ये तुम्हें ये पता है कि आई हैव मेड द ब्रांचेस, तो मेरे पास ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट काम कर रहा हूँ तो मेरे पास पहले अजम्पशन के ऊपर यहाँ पे जो येलो की प्रोबेबिलिटी होगी वो होनी चाहिए 5/9 और ये होनी चाहिए 4/9। येलो के बाद दूसरी येलो अगर मैं पिक करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4/8,
ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से येलो पिक करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 3/7। सही, क्लियर हो गई बात। देन उसके बाद यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 4/8 आएगी। ठीक है, येलो, ग्रीन एंड येलो, अगर दोबारा से मतलब एक येलो के बाद आपने ग्रीन पिक कर ली, फिर आपने दोबारा येलो पिक कर ली, तो वो हो जाएगी 4/8 तो 0। सही है। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटीज मैंने छोड़ी है मैं उनको भी कंप्लीट कर रहा हूँ। 5/7, सॉरी 4/7, ये भी हो जाएगी 4/8। येलो पिक की 5/9 पे ग्रीन पिक की, ग्रीन की थी 4 थी, 4/8 पे दोबारा येलो पिक की, तो येलो दोबारा से 4 हो जाएगी और वो 7 हो जाएगी 4/7, और ये हो जाएगी मेरे पास 3/7। अच्छा जी, ग्रीन के बाद अगर आपने ग्रीन पिक कर ली तो 3/8, और अगेन ग्रीन पिक कर ली तो 2/7। तो ये हो जाएगी आपके पास 5/7, और ये हो जाएगी आपके पास 5/8। तो अब येलो के बाद दोबारा येलो पिक करेंगे तो आप 4/7 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब मुझे ग्रीन वाले आउटकम के ऊपर जाना है, तो ये वाले आउटकम यानी कि इसमें येलो 0 है, तो इस ब्रांच की सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7। सही है, इससे हमें क्या मिल रहा है? 1/21। ठीक है जनाब, ये हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट केस में आपके पास एक येलो है, तो एक येलो के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी जिसमें एक येलो आ रहा है? एक ये प्रोबेबिलिटी, एक ये प्रोबेबिलिटी, एक ये प्रोबेबिलिटी, बस ये एक येलो वाली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों प्रोबेबिलिटीज जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। तीनों प्रोबेबिलिटीज येलो ग्रीन ग्रीन लिखी हुई है सामने, ब्रांच से कैलकुलेट करनी। 12 से कर लो ना भाई। फिफ्टीन बाय 42 आ रही है मेरे पास।
एग्जैक्टली तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, तो मैं इनको ऐड अप करूंगा तो 15/42 हो जाएगा, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई होके 5/14 बन सकता है। ठीक है, अब उसने पूछा है दो केस वाली प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसमें दो येलो आ रहे हैं, एक, दो, और यहाँ पर है तीन। प्रोबेबिलिटी सबकी सेम ही निकलेगी, आप बस कैलकुलेट कर लें और सामने रख लें उसको और पता चल जाएगा। जैसे ये वाला केस है, तो 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, तब यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी फिगर आउट हो जाएगी। हर केस में इसी तरह से कैलकुलेट होगी और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं। 10/63 आ रही है ये, और ये तीन केसेस में आएगी, तो ये हो जाएगी 30/63, और 30/63 को मैं अगर कैंसिल करता हूँ 10/21, और तीन तीन का जो केस है, यानी कि आपके पास 3 वाला जो केस है जिसमें तीनों की तीनों येलो आ रही हैं, उस केस में सारी लाइन से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो एक ही केस है आपके पास। 5/42, ठीक है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, वो तो मैंने बना दिया है यहाँ पर, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा एक्सपेक्टेड एक्स निकालने के लिए आपको सिंपली ये काम करना पड़ेगा कि आप जो है सिर्फ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे और उसका टोटल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी वैल्यू। फाइव अपॉन 14 और 20/21 और 15/42। जब आप एक्सपेक्टेड एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 5/14 प्लस 20/21 प्लस 15/42। 5/3, तो एक्सपेक्टेड एक्स जो है वो आपके पास आ गया है 5/3। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा देख लेते हैं जिसमें ना बायनोमियल इस्तेमाल हो। इसमें तो तीन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सवाल है एक, देखिए इसमें देखें क्या पूछ रहा है वो आपसे। इन अ गेम जिम थ्रोज 3 darts on a board, this is called a turn, the center of the board is called the bullseye, the random variable x is the number of the darts in a turn that hits the bullseye, the probability distribution of x is given in the following table 0 1 2 3। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्स उसने आपको दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी है। अच्छा देखो बेटा, इसमें आपको चीज़ें कुछ फिगर आउट करनी है, यानी कि आपको खुद से सोचना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत आप खुद से किस तरह सोचोगे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 0.05 ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 माइनस 0.06।
तो ये मेरे पास आ रही है इक्वेशन 0.05 माइनस 6 इज एग्जैक्टली 0.89। तो P प्लस Q जो है वो हो जाएगा 0.89। ठीक है जनाब। हाँ सॉरी, 0.35। दूसरी assumption ये है कि उसने आपसे कहा कि एक्सपेक्टेड एक्स जो है वो 0.55 के बराबर है। तो एक्सपेक्टेड एक्स निकालने का तरीका ये होगा कि एक्स डॉट पी एक्स पहली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा पी के साथ, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा क्यू के साथ, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 0.05 के साथ। तो ये आपके पास एग्जैक्टली एडअप होके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड एक्स। ठीक है, तो ये 0 बनेगा, ये बनेगा पी, ये बनेगा 2Q, और ये बनेगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 0.15 हो जाएगा ये। और एक्सपेक्टेड एक्स जो आपको दिया हुआ है इस वक्त उसने वो कितना है आपके पास 0.55। 0.55 माइनस 0.15, क्या कह रहे हो बेटा? हम्म, तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस के थ्रू मैं फिगर आउट कर सकता हूँ कि मेरा पी और क्यू क्या होगा। ठीक है, पी प्लस क्यू पहले बराबर है 0.35 के, पी प्लस 2Q बराबर है 0. तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा दोनों इक्वेशंस को, तो ये p कैंसिल हो जाएगा, q माइनस 2Q का मतलब होगा माइनस का q, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.35 माइनस का 0.4, वो हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.05। ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा एग्जैक्टली कैंसिल, तो q बराबर हो जाएगा 0.05। थैंक यू। q आ गया। अच्छा, अब इसके बाद p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.35 था, तो p प्लस क्यू की जगह लिखा 0.05 इज टू 0.35, तो p मेरे पास बराबर हो गया 0.35 माइनस 0.05, हो गया 0.3। सही है जनाब। तो p और q की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई इसका वेरिएंस निकाल दो। अच्छा, वेरिएंस निकालने के लिए मुझे बेसिकली x डॉट पी एक्स का कॉलम चाहिए होगा, और जहाँ पे जगह बहुत कम है तो इसी को यूटिलाइज करना है। भाई रुक जाए जरा, मैं इसको थोड़ा सा डॉट करूँ, इसको उठा के रख लेते हैं यहाँ पे, और हमें चाहिए x डॉट पी एक्स का कॉलम। x डॉट पी एक्स की कॉलम की तो खैर कोई नीड नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड x दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स। ये हो जाएगा 0। अच्छा, 1 इंटू पी, तो p की जगह जो वैल्यू हमने आई है हमारे पास वो 0.3 है, तो ये 0.3 है एग्जैक्टली, तो ये 1 इंटू 0.3 0.3 हो जाएगा, और q की जगह जो वैल्यू आई है वो क्या है 0.05, तो 0.1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अगर हो रहा है तो आपके पास 0.1। ओहो, मैं डायरेक्टली स्क्वायर नहीं किया, सॉरी। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 0.2 हो जाएगा, ये हो रहा है 0.2, और 9 मल्टीप्लाई बाय 0.15 ये हो रहा है हमारे पास
1.35। अब इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 1. ये हो जाएगा मेरे पास 1.85। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारे पास 1.85। अब क्या चीज़ है कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गए। उन वैल्यूज़ के अंदर जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स के ऊपर होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया डायरेक्टली, दैट इज 1.85 ना, तो वो मैंने एग्जैक्टली इसके सामने लिख दिया। और एक्सपेक्टेड एक्स हमारे पास ऑलरेडी था, वो क्या था 0.55, तो वो हो जाएगा 0.55, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। 1.85 माइनस 1.55 के ऊपर स्क्वायर 0.3025, तो 1.85 माइनस 0.3025, ये हो जाएगा आपके पास 1.5475, जो कि हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब कह रहा है जिम इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ कंपटीशन एंड ही रिपीटेडली थ्रोज 3 darts at the board. Find the probability that x equal to 1 in at least 3 of 12 randomly chosen turns. Find the probability, अच्छा ये इसमें बोला एट लीस्ट 3 of 12 randomly chosen turns। अच्छा वो ये कह रहा है आपसे कि 3 दफ़ा तो वो डार्ट मारेगा ही मारेगा भाई। सही है, तो उसने एक कंफर्मेशन आपको दे दी है कि 3 दफ़ा तो भैया वो करेगा ही करेगा। अब 3 दफ़ा जब वो करेगा तो उसके आगे क्या करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी ना भाई, अब उसने कहा एटलीस्ट 3 में, एटलीस्ट 3 थ्रोज के अंदर, और x इक्वल टू 1 जो था वो मेरा डार्ट हिट करने का था बुलसाई के ऊपर, तो बुलसाई यानी कि 3 थ्रोज में उसमें एक दफ़ा जो है वो बुलसाई पे लगेगा ही लगेगा। सही है, तो एक सेकेंड आप मुझे ज़रा देंगे। तो अब वो ये कह रहा है कि टोटल 12 में से 3 थ्रोज उसकी बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, जो 3 थ्रोज उसकी बोर्ड के ऊपर है उसमें से एक दफ़ा जो है बुलसाई पे लगा। अब ये जो बात हो रही है ये हो रही है एक जिम की, जो स्टार्टिंग से खेल रहा है और वो कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। अब आपके पास आ गए बाइनोमियल इसके अंदर बीच में अचानक से। आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट लीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सही, तो ये निकालने के लिए मैं 1 से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3। ठीक है भाई। अच्छा, और उसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 1 इज एट लीस्ट 3 12। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 एक दफ़ा बुलसआई पे टकराने की प्रोबेबिलिटी, तो एक दफ़ा जो बुलसआई पे टकराने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको एग्जैक्टली मिल सकती है यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 जो उसने बोला है ना, आपको अलग से मेंशन किया है, उसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पिक करनी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो आपकी स्मॉल पी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0.3 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो 0.7 हो जाएगी। ठीक है, सक्सेस 3 हो जाएगी और फेलियर 7 हो जाएगी। अच्छा, और एन जो है वो आपके पास है 12। तो अब क्या करेंगे आप, अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे कि भाई मेरे पास जो है मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3 की। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 की। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो 12 से 0 हो जाएगा, सक्सेस जो है वो मेरी 0 हो जाएगी और फेलियर के ऊपर आ जाएगा 12 प्लस, फिर आएगा 12 सी 1
और ये हो जाएगा 0.3 की पावर 1 और 0.7 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 1 इज 11, फिर प्लस 12 से 2 हो जाएगा, 0.3 की पावर हो जाएगी 2 और 0.7 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 2 इज 10। सही, ये हो जाएगी हमारे पास पूरी लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटीज पूरी। और मैं इसको ऐड ऑन कर लूँगा तो मुझे पता लग जाएगी लेस देन 3 कितनी है, और फिर जो उसने सवाल मुझसे पूछा था उसके हिसाब से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का सम जो अभी हम निकाल रहे थे वो कितना हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ वो वाला जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, से 3 तक 12c0 सॉरी 12cx मल्टीप्लाई बाय 0.3 की पावर है x और 0.7 पावर है 12 माइनस। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ रही है टोटल वो आ रही है 0.4925। सही है भाई, यानी कि इन सब की प्रोबेबिलिटी ये रहा टोटल 0.4925। और अब मैं इसको 1 से माइनस कर दूंगा अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए, ये आ रहा है हमारे पास 0.507। हाँ हाँ, एक सेकंड, 0 से हमारे पास 2 था ना, एक और एक्स्ट्रा निकालते हैं 0.2528। तो 2528 यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.747। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जिम फर्स्ट सक्सीड इन हिटिंग द बुलसआई विद ऑल 3 डार्ट्स ऑन हिज 9th टर्न। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है ये, यानी कि वो पहली दफा हिट करने में कामयाब हुआ अपनी 9वीं टर्न के ऊपर, सक्सेसफुली हिट करने में। हाँ भाई बच्चों, इसमें क्या किया जा सकता है, अब क्या कर सकते हैं इसके। 9th टर्न का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? हाँ, सक्सेस उसका 9th टर्न पे होगा। और बुल्स आई पे कितनी दफा ट्रिगर, ऑल 3 डार्ट्स ऑन हिज 9th टर्न फर्स्ट सक्सीड इन हिटिंग। तो फर्स्ट सक्सीड इन हिटिंग तो वो 0.3 हो जाएगा। तीन डार्ट्स थे उसके, तो 3 थ्रोज उसने फेंकी, ऑल द 3 डार्ट्स ऑन हिज 9th टर्न बुल्स आए ऑल द 3 डार्ट्स, यानी कि इसका मतलब हो गया आपके 3 की 3 डार्ट्स जो है वो दोनों के तीनों बुल्स आए में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ये वाली है x इक्वल टू 3, क्योंकि x जो था बेसिकली वो नंबर था जिसमें आपका बुल्स आए हो रहा था। तो अब बुल्स आए होने के लिए आपके पास जो नंबर है वो एग्जैक्टली ये है ना, यहाँ पे उसने बोला था एक बुल्स आए, यहाँ उसने बोला
इन हिटिंग द बुल्सआई विद ऑल द 3 डार्ट्स, यानी कि उसके तीनों के तीनों जो डार्ट्स उसके हाथ में थे उसने तीनों के तीनों मारे नवी टर्न के ऊपर और वो तीनों के तीनों बुल्सआई में चले गए। तो यानी कि ये उसकी पहली सक्सेस मिली उसको नवी टर्न के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसके बाद उसने फर्स्ट सक्सेस का जिक्र कर दिया ना। तो फर्स्ट सक्सेस की जब भी बात होती है तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीकाकार जो होगा वो होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो आपके पास आ रही है 0.05, ठीक है। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ऐसे होती थी भाई, पी क्यू एन माइनस वन, फर्स्ट सक्सेस है ना, पी क्यू एन माइनस वन। तो सक्सेस आपके पास 0.05 है, फेलियर आपके पास 0.95 हो जाएगा और पावर हो जाएगी 9 टाइम्स अटेम्प्ट हुए तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। लाल पाशा समझ आया? जीरो पॉइंट 0.0332। तो ये हमारे पास आ रही है एग्जैक्टली फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑन द 9th टर्न, नवी टर्न के ऊपर। सही है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इस सवालों को कुछ इतना ही रखते हैं अभी, और अब एक और सेशन ले लेंगे हम इंशाल्लाह कल। कल टाइम निकाल के, हाँ मैं कल का टाइम आपको ग्रुप में बता दूंगा, कल हम लोग एक और सेशन ले लेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था वैसे भी, और फिनिश हो जाएगा। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ ये बताया मुझे।